हेलो 10th क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल माय न्यू क्लासरूम। और दिस इज़ खुशी जोशी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। सो साहिल, सागर एंड विनोद, आपकी डिमांड्स पर मैं 10th क्लास की इकोनॉमी के टॉपिक को ले लिया है। और सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर यानी विकास को ले लेते हैं, जिसकी बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि हमें इकोनॉमी 10th क्लास एसएसटी के इकोनॉमी टॉपिक है उस पर बुक पे बनाओ अपने लेसन्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए अपनी वीडियो बना दी है, तो जल्दी से आप अपनी इस वीडियो को देखें। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है उसका नाम है विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यही जानना है कि आखिर विकास है क्या। सबके लिए फ्रेंड्स विकास की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अगर एक व्यक्ति विकास को कुछ कहता है तो दूसरे के लिए विकास का अर्थ कुछ और ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये विकास है क्या? कोई भी व्यक्ति एक जैसी परिभाषाएं में भी शायद ही दे, क्योंकि विकास का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। वो कैसे, वो मैं बता देती हूँ। जैसे उदाहरणार्थ मैं आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति अगर सड़क पे रहता है तो उसके लिए कार या अन्य जो साधन का विकास हो रहा है, अलग अलग तकनीक के द्वारा लोग साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सड़क पर रहने वाले को उसका प्रदूषण झेलना पड़ता है। तो उसके लिए ये विकास मतलब निरर्थ होगा, क्योंकि उसके सामने कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन को वो प्रभावित कर रहा है। उससे ऐसे विकास से कोई मतलब नहीं है। या मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लीजिए बहुत सारी बांध परियोजनाएं बनती है, तो उन लोगों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। वो उसे विकास बिल्कुल भी नहीं मानेंगे जिनके उसके कारण घर उजड़ रही हैं। यानी मान लीजिए आदिवासी समुदाय हैं या जो भी खुले क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर अगर बांध की परियोजनाएं बनाई जाती है तो वो लोग इसे विकास न कहकर उनका विकास की जगह उनका अवपतन अपना मानेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए वो विकास नहीं, उनके जीवन का नष्ट हो रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स, विकास का प्रत्येक फील्ड के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ होता है। तो विकास भी बहुत प्रकार का विकास होता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, या हम कहें कि राजनीतिक विकास। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि विकास आखिरकार सही डेफिनेशन क्या है उसकी, विकास की जान लेते हैं। यानी विकास का अर्थ यह होता है कि मनुष्य की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यानी नए अवसर देना, नई चीज़ों का निर्माण करना ही विकास कहलाता है। तो इस हिसाब से तो फ्रेंड्स, अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास के पर्यावरण में भी आप देखती हैं, तो आप तो ये सोचेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है विकास की डेफिनेशन। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक व्यक्ति चाहता है कि उसके लिए इस टाइप की आकांक्षाएं हैं, यानी उसकी अलग अलग आकांक्षाएं होगी, उसके लिए ये उपलब्ध हो जाए तो वो विकास को मानेगा। एक व्यक्ति जो बिल्कुल जिसे खाना ही नहीं मिल रहा है, अगर उसे डेली जो आप हमें उसे रोटी मिलना शुरू हो जाए, यानी वो उससे विकास मानेगा, क्योंकि देखो वो ऐसा मानेगा कि विकास हो रहा है, उन्हें रोटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास की डेफिनेशन होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर विकास को हम आंकेंगे कैसे? आंकने का भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक है, जिसे हम इंग्लिश में HDI भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3-4 ऐसी डेफिनेशंस बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम में पूछ लेती है, जिसकी डेफिनेशन यानी सार रूप में पूछ सकती है। ऐसी कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो शॉर्ट में दी हुई है और बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ लेती हैं। जैसे HDI है, तो HDI को क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ये पहली विधि है, यानी इसके द्वारा यानी आय किस प्रकार व्यक्ति की नापी जाती है, वो जैसे कि विकास मापने की ये भी विधि होती है कि उसकी औसत प्रति व्यक्ति आय होती है ना, उसे माप लिया जाता है। यानी एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति कितनी आय कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है उनकी आय मापने का तरीका।
यानी ये औसत जो आय मापने का तरीका है, औसत प्रति व्यक्ति आय है, वो देशों के बीच में भी अनुमान लगाया जाता है कि एक देश की आय की तुलना दूसरे देश से की जाती है। तो इस प्रकार से विकास का अनुमान लगाया जाता है। इस वीडियो के अंदर आपको ये जो जितने भी मैं टॉपिक्स कराऊंगी वो एनसीईआरटी से उठा के लिए जाएंगे, जिसका आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। और आपको फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवाऊंगी मैं टेक्सचुअल, और वही सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये मत सोचना आपको सारा लेसन डिटेल में भी हो जाएगा और आपको आपके साथ साथ क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। तो जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी आपको उन्हें फॉलो करना है तथा नोट डाउन करना है, क्योंकि नोट डाउन करना बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है जितना कि याद करना। नोट करने से याद होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली आपको करवा दूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आगे विकास है वो विकास किस प्रकार निर्धारित होता है, और इसके अलग अलग लक्ष्य भी रखे जाते हैं। क्योंकि विकास का अगर बिना किसी लक्ष्य के अगर विकास को बढ़ाया जाता है तो उसका कितना बेनिफिट किसे मिलेगा या नहीं भी मिलेगा वो क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैंने विकास की डेफिनेशन बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक अगर किसान है उसके लिए उसकी डिमांड्स अलग होंगी, उसकी आकांक्षाएं उसकी इच्छाएं अलग होंगी, और इसी की दूसरी तरफ किसी व्यापारी के इच्छाएं आकांक्षाएं यानी डिमांड्स अलग होंगी। तो वही मैंने जैसे आपको अर्थशास्त्र में होता है कि किसके लिए किया जाए विकास या उत्पादन, किसके लिए किया जाए, किसको ज़रूरत है, कितनी मात्रा में किया जाए, उसी प्रकार से किसी किसान के लिए वैल्यूएबल थिंग्स कुछ और होंगी और उद्योगी के लिए कुछ और होंगी। तो अगर किसान के लिए हम मान लीजिए कोई चेक बांध, छोटे छोटे नाले वगैरह बनवाते हैं तो वो उसे विकास मानेगा, उसका विकास हो रहा है, उससे उसकी आय बढ़ेगी। तो उसके लिए वह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ उसका विकास भी होगा। और उसी की तरफ जैसे मान लीजिए उद्योगों के अंदर है, बड़े बड़े बांध लगाए जाते हैं, तो विकास सिर्फ उन उद्योगियों के लिए होगा, उनके हिसाब से उसके लिए विकास होगा। परंतु दूसरी तरफ इसी के नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ पर जिस जगह बांध लगाया जाएगा, परियोजना बनाई जाएगी, वहाँ के लोगों के लिए ये विकास नहीं बल्कि एक कष्टप्रद एक घटना होगी, क्योंकि वो उसे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसे अपने घर से पिछड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है कि हर एक विकास के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए विकास क्या होगा कि उसे छात्रवृत्ति मिले, शिक्षा की नई नई परियोजनाएं यानी अलग अलग नीतियां तैयार हों, उसे बेनिफिट्स मिले, रोजगार मिले। तो उसके लिए वो क्या होगा, रोजगार बढ़ाने के लिए उसकी आकांक्षाओं को अगर पूरा किया जाता है तो वो उसे विकास मानेगा। अगर उसी की तरफ उसकी अगर हम दूसरी तरफ लें, यानी बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि विकास का प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ है और अलग अलग लक्ष्य भी रखे जाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का लक्ष्य है धनी व्यक्ति का तो वो अधिकतम लाभ कमाना होगा, और एक व्यक्ति विकास को उतने तक ही सीमित रख लेता है जब उसे उसका भरपेट भोजन मिल जाता है, उसे ही विकास मान लेता है। तो फ्रेंड्स पूरे लेसन में आपको यही जानने को मिलेगा कि विकास की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती, प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक अलग परिभाषा देता है, क्योंकि विकास का सबके लिए अलग अलग अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स आगे आता है कि हमारी जैसे एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स हैं, मैं उन्हीं को पिक करके आपको डिटेल से समझा रही हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर क्या है, मैं वो सारे आपको डिफाइन कर रही हूँ। तो आगे हमारे आता है कि विभिन्न देशों या राज्यों के बीच में किस प्रकार आय की तुलना की जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि राज्यों का किसी देश के अंदर जो राज्य हैं उससे ना लगाकर पॉलिटिकल के अंदर या हम एसएसटी के अंदर कहते हैं कि देश को ही राज्य कहा जाता है, यानी एक अर्थव्यवस्था के तौर पर या संपूर्ण हमारा जितने भी जैसे कि देशों के अंदर हमारा अनुमान लगाया जाता है ना, तो वहाँ पर देश को देश न कहकर राज्यों का प्रयोग किया जाता है एसएसटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स
इसका कहने का अर्थ है, मैं आपको पहले ही डाउट क्लियर करवा रही हूँ कि कहीं आप एक देश के राज्य को ना समझे, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, आप वैसे ना समझे। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में कह रहा है, उन्हें ही राज्य कहता है कि अगर विभिन्न जैसे देश हैं या राज्य हैं, उनके अंदर आय का अनुमान किस प्रकार लिया जाता है। तो जैसे मैं बता देती हूँ कि इसका एक मापक है औसत प्रति व्यक्ति आय। औसत प्रति व्यक्ति आय के यानी प्रत्येक व्यक्ति की एक साल के भीतर कितनी आय वो कमाता है, वो उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है। तो यानी देश के जितने भी नागरिक हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय दूसरे देश की तुलना की जाती है। तो इस प्रकार पता चलता है कि कौन कितना विकसित है, विकासशील है या फिर अविकसित है। तो ये देशों के बीच में एक मापक होता है औसत प्रति व्यक्ति आय का। अब आप कहेंगे कि औसत क्या है। औसत हमारा एक यानी मोटा मोटा अंदाज़ा होता है कि कोई व्यक्ति, ये इसका कोई कर्षण नहीं होता, इसका स्पेसिफिक कोई आंकड़े नहीं होते इसके, लेकिन ये कुछ अंदाज़ा लगभग जो बता देता है कि किसी देश की कितनी जनता है तथा उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जिसके आधार पर हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं। तो अब ये औसत क्या है। औसत को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति मैं हूँ, एक व्यक्ति आप हैं, तो अब मैं जो प्रति महीने कमा रही हूँ या एक साल के भीतर कमा रही हूँ, वो मेरा क्या है, मेरी प्रति व्यक्ति आय है कि मैं एक साल के या एक महीने के अंदर कितना कमा लेती हूँ। और जब आंकड़े जब कैलकुलेशन होता है तो उनका जो जोड़ निष्कर्ष निकलता है वो क्या कहलाता है, औसत प्रति व्यक्ति आय। यानी ये कोई कर्षण नहीं है फ्रेंड्स, यानी ये इतनी हमारे देश की, देखो सेकंड नंबर पर हमारा पॉपुलेशन के अंदर आता है संसार के अंदर, तो सबका इतना क्लियर तो हम नहीं लगा सकते अंदाज़ा कि किसकी कितनी है, परफेक्टली तो हम नहीं लगा सकते, हम औसत निकालते हैं इसी के लिए। यानी हमें लगभग पता चल जाता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो हो गया औसत प्रति व्यक्ति आय। यानी एक देश की तुलना हम दूसरे देश से करते हैं। फिर आता है कि ये सिर्फ आय के लिए हम उसे विकास नहीं कर सकते कि एक देश अगर अधिक प्रति व्यक्ति आय है एक देश की तो वो अधिक विकास कर रहा है, या एक देश, अब आप एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि हमसे श्रीलंका कितना छोटा है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या पॉपुलेशन की दृष्टि से हो, लेकिन वो फिर भी अधिक विकसित है हमसे। क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता हो या उसकी आय पर डिपेंड करता हो, ये उसकी नीतियाँ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। इस हिसाब से तो अगर हमारे जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारी तो प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा होगी, तो हम तो काफ़ी विकसित हो गए श्रीलंका से, भूटान से। पर उनकी विकास करने की नीतियाँ अलग अलग होती है फ्रेंड्स। तो मैं आपको वो सारी क्लियर कराऊंगी कि विकास कितने प्रकार का होता है, विकास के अलग अलग नजराने हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम आर्थिक विकास भी मानते हैं कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारा विकास होता है, वो हमारा आर्थिक विकास हो गया। या फिर हम समाज के अंदर व्यक्ति विकास करता है, वो हमारा सामाजिक विकास हो गया। राजनीतिक विकास हो गया कि राजनीति हमारी विकास कर रही है। या धार्मिक विकास हो गया कि धर्म के अंदर, प्रत्येक फील्ड के अंदर जितने भी प्रकार के व्यक्ति का ऊंचा उठाया जाता है, व्यक्ति अपना विकास कर पाता है, वो हर जगह से हम विकास को आंकलित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि जो हमारे आय है, आय से हम मापदंड करते हैं कि आय विभिन्न देशों के बीच में आय का किस प्रकार से निर्धारण होता है, किस प्रकार से कोई देश विकसित, विकासशील या अविकसित की श्रेणी में आता है। तो वो होता है आय को मापकर हमें प्रति व्यक्ति औसत आय को मापकर हम पता लगाते हैं। तो अब ये है कि आय के साथ साथ और अन्य निर्धारण क्या हो सकते हैं कि जिसके अनुसार हम, जिसके आधार पर हम विकास का अंदाज़ा लगा सकें। तो वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि सिर्फ एक आय के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे विषय हैं जिससे हम विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हम कह लेते हैं कि शिक्षा है, स्वास्थ्य की जो नीतियाँ हैं,
उसके आधार पर हम विकास का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी के अंदर भी एग्जाम्पल दे रखा है, हम उसी को उठा लेते हैं, जिसे मैं अच्छे से आपको डिफाइन कर दूंगी। जैसे 3 राज्य दे रखे हैं हमें, पंजाब, केरल और बिहार। तो आप सबसे ज़्यादा विकास किया हुआ कौन से राज्य को मानते हैं? मे बी आप केरल या फिर पंजाब को मानेंगे। तो बिहार क्यों नहीं, जबकि बिहार में जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है और काम करने वाले भी, यानी वहाँ पर रोजगार करने का भी, यानी प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, फिर भी वो विकास नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके कारण है, अनेक कारण हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, टेक्नोलॉजी है, हर प्रकार से अफेक्ट होता है। तो जैसे कि अब आंकड़े बताते हैं कि हम शिक्षा की दृष्टि के अंदर केरल सबसे शिक्षित राज्य है देश का। तो वो क्यों है? जनसंख्या या प्रति व्यक्ति आय हम देख लेते हैं, पंजाब की ज़्यादा है केरल से, बिहार से ज़्यादा है, और शिक्षा के मामले में केरल ज़्यादा है। तो हम विकासशील किसको मानेंगे, विकसित किसे मानेंगे, अधिक विकास किया हुआ किसे मानेंगे? तो फ्रेंड्स, ये है कि केरल के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं, जो शैक्षिक जो क्रिया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लोग शिक्षित हैं, उन्हें चीज़ों का ज्ञान है, इसलिए वो अधिक विकास कर पाते हैं। उन्हें वहाँ पर कोई अनपढ़ता या किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, इसलिए वो विकास कर पाते हैं। जबकि पंजाब में या बिहार में उसकी तुलना में कम है, इसलिए विकास कम हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये विकास प्रत्येक दृष्टि से डिपेंडेड है, हर चीज़ पर, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो, शिक्षा हो। ये फ्रेंड्स हमारी जो सार्वजनिक हमारी सुविधाएं हैं उसके अंदर लिया जाता है। तो जैसे अब सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर क्या लिया जाता है, मैं बता देती हूँ। जैसे अगर सरकार लेती है कि स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, जैसे कि कहते हैं हॉस्पिटल बनवाती हैं, छोटे छोटे सेंटर्स बनवाती हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। उससे हम जिससे विकास हो पाता है, लोग अपनी जो जन सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही शिक्षा में ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल खुलवाती हैं, कुछ प्राइमरी तक के होते हैं, कुछ सेकेंडरी तक के होते हैं, और कुछ सीनियर सेकेंडरी या उससे भी आगे। तो वो क्या होता है, शिक्षा के स्तर पर आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो कि इस बुक के अंदर, इस फर्स्ट लेसन के अंदर बनते हैं। तो हमारा आगे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो जान लीजिए कि मानव विकास रिपोर्ट है क्या और ये किस काम आती है। तो मानव विकास रिपोर्ट व्यक्ति की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर एवं अन्य जो भी ये उसके विकास के अंदर जो संलग्न जो क्रियाविधि होती हैं उसका अनुमान लगाती है। तो ये 2006 की रिपोर्ट के अनुसार कि जितने भी व्यक्ति स्वस्थ हैं या जितने प्रति व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्तियों के प्रति कितने जीवों की मृत्यु होती है, ये सब का ये अनुमान लगाती है। जैसे इसके अंदर ये डिफाइन करती है कि शिक्षा स्तर या स्वास्थ्य स्तर के या आय के स्तर पर व्यक्ति कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है या अविकसित है, ये उनकी श्रेणियों के अंदर विभाजित करती है। फिर अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन करवाऊंगी, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं करवाऊंगी। तो आपने जैसा कि आप बुक में भी देख रहे हैं कि सबसे स्टार्टिंग की जो 3 क्वेश्चंस है वो है मल्टीपल, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देती हूँ। जिसमें सबसे पहले कहता है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व बैंक है यानी वर्ल्ड बैंक, वो किस मापदंड का प्रयोग करता है विकास को मापने के लिए, विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण किस प्रकार करता है। तो वह औसत प्रति व्यक्ति आय के द्वारा करता है कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और उसकी तुलना फिर दूसरे देशों से करता है। इस प्रकार से वह वर्गों का वर्गीकरण करता है। अब वो वर्ग किसी जाति का वर्ग नहीं है, वो है विकास का वर्ग, कि कोई विकसित है, विकासशील है या अविकसित देश है। तो
ये हो गया वर्ल्ड बैंक किस मापदंड के द्वारा प्रयोग करता है, तो आप क्या लिखेंगे, औसत प्रति व्यक्ति आय। आगे कहता है कि इसकी सीमाएं क्या है इस मापदंड की, तो जान लीजिए कि ये जो मापदंड है इसके अंदर क्या कहता है कि ये सिर्फ इसका अनुमान लगाता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लेकिन ये आय के वितरण के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाता। तो फ्रेंड्स ये इसकी सीमा है कि ये स्वास्थ्य और सुविधा के स्तर पर ही अपना अनुमान लगाता है, ना कि आय के स्तर पर। नेक्स्ट ये कहता है कि यह केवल शांति या किसी विकास के लिए शांति, सुविधाएं, विभिन्न शैक्षिक स्तर पर इनके लिए अधिकतम प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी ये सिर्फ निश्चित नहीं है किसी यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि औसत प्रति व्यक्ति आय है, इसके अंदर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह प्रॉपर है क्या, यानी ये परफेक्टली ये आंकड़े हैं या नहीं, यह सिर्फ अनुमान लगाता है किसी व्यक्ति की। यानी हम इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम प्रत्येक व्यक्ति का निष्पक्ष रूप से तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए इसका औसत प्रति व्यक्ति आय के द्वारा अंदाज़ा लगाया जाता है। और भी क्वेश्चंस करेंगे, बने रहिए। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपने आज फर्स्ट लेसन की फर्स्ट वीडियो को देखा और सुना। तो आज आपने देखा होगा कि हमने क्या पढ़ा, विकास क्या है, विकास किन के अलग अलग तरीके होते हैं विकास के, और इनके लक्ष्य क्या होता है विकास का, अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका क्या क्या मतलब होता है। और आपने ये भी जाना कि राष्ट्रीय विकास क्या है, धारणीय विकास क्या है, और इनकी तुलना की हमने, विभिन्न हमने छोटी छोटी फॉर्म्स पढ़ी जिनको हमने डिफाइन किया, जैसे कि HDI और एल्स, हमने इतना सारा कुछ पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये आज हमने मानव विकास रिपोर्ट भी पढ़ी, और आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया है, और आपने लाइक भी किया इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही अपलोड करूंगी, यानी कि कल। और फर्स्ट वीडियो आई होप आपने अच्छे से देखी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। तो आप अच्छे से देखना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।